हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। आगामी आरओ एआरओ परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम आप लोगों के सामने आरओ एआरओ से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसका दूसरा पार्ट हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के संबंध में प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ना, यानी दल बदल जो कानून है वो किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। बट इससे संबंधित आपको कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो एक 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 में लाया गया। ठीक है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए ही 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, इसी से संबंधित एक आप चुनाव सुधार से संबंधित एक समिति है जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। बहुत सारी समितियां हैं चुनाव सुधार से संबंधित, उनमें से एक समिति है दिनेश गोस्वामी समिति 1990। ठीक है, तो इस दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराना का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो किस समिति के द्वारा दिया गया, दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है। अब अगर हम बात करें ये दल बदल कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 1967 में, ठीक है, 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, जैसे चुनाव खत्म हुए तो लगातार 3 अलग अलग पार्टियों में अपना जो दल था उसे 3 अलग अलग पार्टियों में जाकर शामिल हो गया, है ना। वहां से एक कहावत भी आई भाई, आया राम गया राम का। ठीक है, वहां से एक कहावत आप देखने को आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा इजीली, है ना। वहां से एक कहावत भी आई, आया राम गया। तो फिर लगा कि हाँ भाई, दल बदल कानून यानी कोई भी व्यक्ति अगर प्रत्याशी है, चुनाव जीत जाता है ना, और उसके उपरांत क्या है, अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसका कुछ समाधान होना चाहिए, जिसको मद्देनजर रखते हुए 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 10वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो इतना थोड़ा बेसिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए। हाँ, आपको यहाँ पर क्या चीजें और ध्यान रखनी होंगी कि दल बदल कानून किस प्रत्याशी के खिलाफ लगाया जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट, और कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो एक पार्टी के बहुत सारे सदस्य जिनकी 2/3 समझ लीजिए, है ना, लगभग 2/3 से अधिक सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं तो वहां पर दल बदल कानून का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। तो इस तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कृषि साख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं यूकेपीएससी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो बजट से संबंधित क्वेश्चन है, बजट 2023-24 से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 20 लाख करोड़। ठीक है, अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में कृषि ऋण जो साख, कृषि साख है जो, वो 11% की उसमें बढ़ोतरी की गई है। यानी वर्ष 2022-23 के बजट की तुलना में 11% की बढ़ोतरी यहां पर की गई है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम है, सही क्रम को दर्शाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें टेरी, तो ये ऑप्शन ए, ठीक है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, आपके मैग्नेसाइट के भंडारण से संबंधित है। यहां पर एक जिला और भी है, अल्मोड़ा।
ठीक है। अल्मोड़ा भी किससे संबंधित है आपका, मैग्नेसाइट से संबंधित है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है भाई। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो श्रीनगर अजयपाल, ठीक है, टिहरी सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा कनकपाल, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। ठीक है, तो जो कनकपाल है, ठीक है, ये अल्मोड़ा से संबंधित नहीं है, ये कहां से ही संबंधित है, चांदपुर गढ़ी से ही संबंधित है भाई, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स बिल्कुल सही, रानीखेत गोरखा रेजिमेंट बिल्कुल नहीं। ठीक है, देहरादून भारतीय बिल्कुल सही है, और चंबा में गब्बर सिंह स्मृति स्मारक ही है, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। गढ़वाल राइफल की स्थापना आपको पता होनी चाहिए 1887 में हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं, चेक समाशोधन प्रक्रिया के दौरान बैंक पारंपरिक रूप से निम्न में से कौन सी आईओ तकनीक, इनपुट आउटपुट तकनीक का अनुसरण करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है। चलिए, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR ये बिल्कुल सही आंसर है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो आपने देखा होगा चेक के नीचे एक MICR नंबर लिखा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। तो जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे वर्षा का जो जल होता है उसका जो नेचर होता है वो बेसिकली अम्लीय ही होता है। ठीक है ना, लगभग 5.6 के आसपास pH वैल्यू होती है वर्षा के जल की। बट जब भी वैल्यू pH वैल्यू क्या हो जाए, 5.6 से नीचे चला जाए, ठीक है, तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, एसिड रेन कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो आपका सही आंसर क्या होगा, SO2 एंड NO2। तो SO2 की मदद से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मदद से HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की मात्रा पानी में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखें, अगर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शहर को भारत का, तो इंदौर भाई बहुत काफी लंबे समय से क्या है, आपके प्रथम स्थान पर लगातार आए जा रहा है। इंदौर के बाद अगर हम देखें, इंदौर के बाद सूरत, सूरत के बाद नवी मुंबई, कई बार क्रम लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि उत्तराखंड का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देहरादून नगर निगम की अगर हम बात करते हैं, देहरादून की बात करें तो ये देश में 69वें नंबर पर है और उत्तराखंड में पहले नंबर पर है भाई। ठीक है, और नगर निगमों में देहरादून प्रथम स्थान पर है। नगर पालिका की बात करें उत्तराखंड में, नगर पालिका तो मुनिकी रेती, ठीक है, नगर पालिका सबसे स्वच्छ नगर पालिका उत्तराखंड की मुनिकी रेती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें इस नगर पालिका की, तो ये 11वें स्थान पर है भाई। ठीक है, नगर पालिका की श्रेणी में 11वें स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है स्वच्छता की श्रेणी में, है ना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अकॉर्डिंग 100 से कम नगर निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान, यूकेपीएससी है, थोड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देश में 3रा स्थान होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं,
अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना 1927 में हुई। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किसने करी है, तो इसका सही उत्तर है मार्गरेट अगर हम देखें यहाँ पर मार्गरेट कजिन्स ने, ठीक है, कहाँ करी थी? पुणे में करी थी। मार्गरेट कजिन्स ने पुणे में इसकी स्थापना करी थी और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्देश्य क्या था? महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। और अगर पहले अध्यक्ष की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़। अध्यक्ष की बात करें या अध्यक्षा की बात करें, महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के 15वें वित्त आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 10% का भार निर्धारित किया गया है? तो ये जो वर्गीकरण किया गया है, मैंने आपको बताया था, इसे कहा जाता है क्षैतिज आवंटन या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर आवंटन हमने देखा था ना, राज्यों का करों में भाग कितना था? 41%, 15वें वित्त आयोग के अनुसार। अगर हम बात करें क्षैतिज आवंटन की, तो क्षैतिज आवंटन में मैंने कुछ चीजें आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। जो पिछला प्रैक्टिस सेट जो हमने करा था, वहां पर समझाया था कि जनसंख्या के लिए, ठीक है, वन आच्छादन के लिए, जनांकीय परिवर्तन, क्षेत्रफल, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर क्या है? वन आच्छादन। वन आच्छादन के लिए जो बंटवारा है वो 10% रखा गया है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन का आना कंफर्म है एक हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है ये 15 फाइनेंस कमीशन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर बंटवारे की बात करें तो ये जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर 15%, क्षेत्रफल के आधार पर 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के आधार पर 10%, इनकम डिस्टेंस के आधार पर 45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यानी जनसांख्यिकी जो आपकी प्रगति है उसके आधार पर 12.5%, और टैक्स एफर्ट के आधार पर 2.5%। ठीक है, तो ये 15 फाइनेंस कमीशन ने जो क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज बंटवारा कराया है करों का, क्षैतिज आवंटन जो हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है भाई, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, है ना, कहीं पर भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? एनके सिंह। ठीक है, कार्यकाल जो है कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2021 से 26 तक ये अनुशंसाएं लागू की जाएंगी। ठीक है, 2017 में गठन हो गया था। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे वो क्या थे? आपके संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे। अदरवाइज अगर हम देखें पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात करें अगर, तो वहां पर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की अगर हम बात करें, ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। थोड़ा क्वेश्चन फैक्चुअल कभी कभी पूछ लिया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसकी स्थापना यहाँ पर करी गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जिसके आधार पर आगे प्रस्तावना को यहाँ पर लागू किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को
उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो कुछ और बेसिक फैक्ट जो है आप पढ़ लेना, सभी लूसेंट वगैरह में भी इजीली मिल जाएगा ये सब, है ना। क्वेश्चन है कि निम्न में से पुरुष सिंगल विंबलडन 2023 के विजेता कौन है। ये अभी हाल ही घटना है भाई, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि आएगा ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में। तो कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने, अगर हम देखें यहाँ पर किसे हराया था, ठीक है, तो नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया था, ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच, जो काफी लंबे समय से, ठीक है, जो काफी लंबे समय से विंबलडन जो है वो जीतते आ रहे थे। ठीक है, तो उन्हें इन्होंने हराया था। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है। इसका सही उत्तर है स्पेन से। क्लियर, चलिए तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। गंगा सिंधु का मैदान, बिल्कुल नहीं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जी नहीं। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है, धान का कटोरा। बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G20 आजकल बहुत न्यूज में है भाई, G20 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। जी बिल्कुल सही बात है, G20 और उसके साथ पेरिस क्लब, ये वर्ष 2020 की बात है। ठीक है, जब कोरोना काल में बहुत समस्या थी, ठीक है ना, तो उस दौरान क्या हुआ, G20 और पेरिस क्लब के द्वारा एक समर्थित पहल लाई गई जिसे G20 कॉमन फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है, यानी इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेप्ट। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज जिनका ऋण बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, उन कंट्रीज की मदद करने के लिए ये पहल यहाँ पर लाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही है। ठीक है, G20 बहुत न्यूज में है भाई, क्योंकि 2023 में ये जो G20 सम्मेलन है इसका प्रतिनिधित्व तो भारत ने किया था। ठीक है, उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर G20 की 3 बैठकें आयोजित की गई थी, है ना। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बहुत जरूरी पढ़ना है G20 क्या है। ठीक है, लगभग विश्व की जीडीपी का लगभग 80% जो योगदान है वो ये G20 के देशों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों का नहीं है, जो डिफरेंट है इन चारों में, ठीक है, उसे देखना है। तो अगर हम बात करें कुल, वंश, गोत्र, कुल, वंश, गोत्र, ठीक है, इनका संबंध एक जैसा है ना, कुल, वंश, गोत्र, किसी व्यक्ति के जन्म से संबंधित समझ लीजिए, है ना। और ये जो कोष है ना, ये बिल्कुल अलग टर्म है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है। तो अगर अनेकांतवाद सिद्धांत की बात करें तो ये जैन मत से संबंधित है भाई। ठीक है, अनेकांतवाद किससे संबंधित है, जैन मत से संबंधित है। तो अनेकांतवाद का कहना था कि सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं, ठीक है, द्रव्य, गुण और पर्याय। सभी संस्थाओं के 3 गुण, ठीक है, द्रव्य, पर्याय और गुण। ठीक है, यही बात कही थी कि सभी जितने भी क्या है, सभी संस्थाएं हैं, उनके 3 पहलू हैं। ठीक है ना, एक तो द्रव्य, एक पर्याय और एक गुण। ठीक है, जो कि निरंतर रूप से बने रहते हैं भाई किसी में भी। ठीक है ना, इसी से संबंधित, जैन मत से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है स्यादवाद, जिसे हम सापेक्षतावाद भी कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद या सापेक्षतावाद को महावीर स्वामी ने बहुत, यानी ये मान लीजिए कि इनके द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया था। तो स्यादवाद या सापेक्षतावाद कहता क्या है कि
विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की जो विधि है उससे संबंधित है। हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जितना मुझे पता है या जो मुझे आता है वो बिल्कुल सही है ना, वो 100% सत्य है। ठीक है, हो सकता है आपको किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो सकता है उससे अधिक कोई और सत्य दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका स्यादवाद या सापेक्षतावाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है प्रबंधन और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सबसे पहले यह रिपोर्ट 1989 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इस वर्ष जो भारत का स्थान है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में वो 40th है, जबकि पिछले वर्ष 37th पोजीशन पर इंडिया था। ठीक है ना, तो करंट रैंक है ये, करंट रैंक। ठीक है, इंडिया की करंट रैंक जो है वो 40th है। ठीक है, क्लियर है भाई, इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और पहला स्थान किसका है? फर्स्ट पे डेनमार्क। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है? डेनमार्क। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है। ये जो छायांकित क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, काबुल अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान का क्षेत्र नहीं है इसमें शामिल। ये पूरा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो बीजापुर भी नहीं है और गोलकुंडा भी नहीं है। ठीक है, ना तो बीजापुर है ना ही गोलकुंडा यहाँ पर है। केवल इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो यहाँ पर दर्शाया गया है इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये किस के साम्राज्य से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी? बिल्कुल नहीं भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में अपना विजय अभियान चलाया तो था, बट इतना इस तरीके से भी इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। एमबीटी का भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है शाहजहां का साम्राज्य। ये बीजापुर और गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र है ना, इसे छोड़कर, ठीक है, इसके आसपास महाराष्ट्र का जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा कवर करके, और उत्तर भारत तो सारा ही था। ठीक है, पर ध्यान रखना बीजापुर और गोलकुंडा पर शाहजहां का साम्राज्य स्थापित नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1922 में साराबंदी अभियान, कर ना देना, साराबंदी का मतलब होता है कर ना देना, अभियान का नेतृत्व किसने करा था? तो इसका सही उत्तर है 1922 में वल्लभ भाई पटेल ने साराबंदी अभियान का नेतृत्व किया था। इस अभियान के तहत क्या हुआ था कि किसानों ने कर ना देने की घोषणा की थी। कर ना देने की घोषणा की थी। ठीक है, तो यही साराबंदी कहलाता है। चलिए आगे देखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापकों को प्रोत्साहित करना है, तो पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, इसको सही कर देना है ना, पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन किन चीजों की व्यवस्था करता है? तो क्वेश्चन पहला देखना, जिला योजना समितियों का गठन। चलिए ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। आगे देखते हैं, राज्य वित्त आयोग। तो अगर हम देखें यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की व्यवस्था तो है भाई, है ना। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, इसमें ये बात तो बिल्कुल कही गई थी, है ना। आपने देखा होगा 243 के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है भाई? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? पंचायती चुनाव को करवाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना। अब अगर हम देखें
अनुच्छेद 243 आए। तो 243 आए, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, करों का वितरण करने से संबंधित है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? करों का वितरण करना, ठीक है। राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, तो ये भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। अब यहाँ पर ये जो पहला जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, जिला योजना समितियों का गठन, 243 ZD, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रावधान है जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जिसका प्रावधान यहाँ पर किया गया था भाई, ठीक है। तो इसलिए ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो केवल 2 और 3, देखो पंचायती राज बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास पक्का आएंगे भाई, ठीक है, बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो ये जो दिया गया होगा ये डीपीएसपी में ही दिया गया होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही दिया गया होगा। और सॉरी ये अच्छा भाषा से संबंधित प्रावधान है ना, तो भाषा से संबंधित प्रावधान कहां पर दिया गया होगा? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसका प्रावधान किया गया होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है, और अगर भाग की बात करें तो 17वें भाग से संबंधित है भाई, ठीक है ना, क्लियर है। ये भाषा से संबंधित प्रावधान यहाँ पर किए हैं। तो इनमें से ही एक आर्टिकल ऐसा है, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 350 का। अगर हम देखें अनुच्छेद 350 जो है वो व्यथा निवारण के लिए, व्यथा निवारण के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी आपका सरकारी एम्प्लॉय है या फिर सरकार है, कुछ भी है ना, तो उसका व्यथा निवारण के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, वो अनुच्छेद 350 से संबंधित है। 350 क में ये प्रावधान किया गया है कि मातृ जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास राज्य करेगा। 350 ख में क्या दिया गया है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है, इन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक विशेष भाषा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। एक विशेष भाषा से संबंध अधिकारी की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, और यह नियुक्ति कौन करेगा? यह नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, और अनुच्छेद 350 ग तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है? जो सर्विस एरिया अप्रोच है, ठीक है, वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर हुज जुरिस्डिक्शन। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को अच्छे से देखें, ठीक है, तो IRDP के अंतर्गत अग्रणी बैंक योजना यानी लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत ये किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सेवा क्षेत्र उपागम योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक या रूरल रीजनल जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, शाखा को क्षेत्रों के नियोजित एवं व्यवस्थित विकास के लिए 15 से 25 गांवों की सेवा के लिए नामित किया गया है, ठीक है। जो अर्ध शहरी क्षेत्र है या जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहां पर ग्रामीण बैंकों को या फिर कुछ अनुसूचित बैंक हो गए या फिर वही रूरल रीजनल बैंक यानी ग्रामीण बैंक जो है उनको 15 से 25 जो क्या है आपके गांव है उनके विकास के लिए यहाँ पर नामित किया जाता है। यही क्या है आपकी सेवा क्षेत्र
उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है सेवा क्षेत्र उपागम का, यही है। ठीक है, चलिए, तो जो सेवा क्षेत्र उपागम की जो पेशकश है ये कब की गई थी? ये 1989 में की गई थी। ठीक है, और इसकी पेशकश किसके द्वारा की गई थी? अग्रणी बैंक योजना के तहत। और अगर हम इस अग्रणी बैंक योजना की बात करें तो यह अग्रणी बैंक योजना 1969 में यहाँ पर लागू की गई थी भाई। ठीक है ना, चलिए, और अग्रणी बैंक योजना का क्या उद्देश्य था कि व्यक्तिगत बैंकों को गहन विकास के लिए विशेष जिलों को अपनाना। ठीक है, व्यक्तिगत बैंकों को विकास के लिए विभिन्न जिलों को अपनाना। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास इकोनॉमी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? हम बात करें स्टेटाइन है, फ्रांसियम है, ट्रिटियम, जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम सिल्वर की तरह, सिल्वर के जैसा दिखने वाला होता है ना, सिल्वर के जैसे चांदी की तरह दिखने वाला एक एलिमेंट है जिरकोनियम, जो कि बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आपके पास एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या फिर जिसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, ये होता क्या है? तो जो आपका आरबीआई है उसकी कुछ गाइडलाइंस है कि बैंकों को कुछ ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करना है जिन क्षेत्रों के लिए उसे क्या करना पड़ेगा भाई? योगदान करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ ऐसे क्षेत्र जिनको विकसित करना ही करना है, उन क्षेत्र के लिए क्या है, जो बैंक है, अनुसूचित जो बैंक है, उनको 1% अपनी जो टोटल कैश रिजर्व रेशियो या फिर मान लीजिए जो उतना उसका, जितनी उसकी इनकम है उसका कुछ प्रतिशत भाग उन क्षेत्रों पर खर्च करना क्या है? आवश्यक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो आज की डेट में जो कोई भी अनुसूचित बैंक है लगभग 40% जो क्या है उन कुछ विशेष क्षेत्रों पर खर्च करता है, जिसे प्राथमिक क्षेत्रक ऋणदान के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर देखें तो कृषि भी है, लघु एवं छोटे उद्यम भी है, दुर्बल वर्ग, तो ये सभी, ऑल ऑफ दिस ये। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1974 में आया था। उस समय पर 33.33% जो था वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में रखा जाता था। किंतु कुछ समय पश्चात डॉक्टर के.एस. कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के.एस. कृष्णा स्वामी की सिफारिश पर इस 33.33% को बढ़ाकर 40% कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंतर्गत जैसे कृषि ऋण आ जाता है, छोटे उद्यम, कमजोर वर्ग, खुदरा व्यापार, माइक्रो क्रेडिट, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, ये सब इसके अंतर्गत यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, कृषि क्षेत्र के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना प्रतिशत भाग रखा गया है? तो 18%। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 18% जो होगा वो कृषि के लिए होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और महिला लाभार्थियों के लिए, महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महिला लाभार्थियों के लिए 5%। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे विदेशी बैंकों को। ठीक है, ये तो हो गया देश के बैंकों के लिए। विदेशी बैंकों के लिए जो ये लिमिट है वो रखी गई है 32% की। ठीक है, नेट बैंक क्रेडिट जो है विदेशी बैंकों का वो 32% यहाँ पर होना चाहिए। तो इतनी चीजें समझ में आ गई भाई।
ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। कृषि वाला जो ये बैंकिंग वाला जो चैप्टर होगा वहां पर, ठीक है, ये होगा भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है। तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो स्टॉर्मी वेदर या तूफानी मौसम के बारे में ये बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया। तो इसका सही उत्तर है सन 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम। ऐसे ही एक कूजा एक्ट भी है ना, कुमाऊं एवं उत्तरांचल जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, ये कब का है, ये वर्ष 1960 का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार हो गया 1950 का, और कोजा एक्ट कुमाऊं एवं उत्तरांचल जमींदारी, ठीक है, उन्मूलन अधिनियम, ठीक है। ये कब का है, 1960 का है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल मंडल की स्थापना, सिंपल रटा रटाया क्वेश्चन है, 1969 में, ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे भाई, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है विशंबर दत्त चंदोला। पिछले जो प्रैक्टिस सेट था वहां पर हमने पूछा था गढ़वाल समाचार पत्र, है ना। तो गढ़वाल समाचार पत्र के अगर संपादक वहां पर पूछे गए थे, ध्यान रखना, गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में, गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में प्रकाशित हुआ था, विशंबर दत्त चंदोला। तो इन्हें गढ़वाली पत्रकारिता के पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। और हमने पिछले उसमें देखा था गढ़वाली पत्रकारिता के पिता की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे, गिरजादत्त नैथानी, जिन्होंने गढ़वाल समाचार पत्र का संपादन किया था 1902 में, ठीक है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ फैक्ट है, जैसे गढ़वाली समाचार पत्र का पहला अंक 1905 में प्रकाशित हुआ था। गढ़वाली समाचार पत्र पहले 15 दिनों के लिए प्रकाशित होता था, ठीक है ना। तो ये जो समाचार पत्र था ये पहले पाक्षिक था, बट 1913 में, ठीक है, 1913 में, हाँ ठीक है, 1913 में इसे क्या कर दिया गया, इसे साप्ताहिक कर दिया गया। बट फिर से 1916 में इसे पाक्षिक यानी 15 दिनों में फिर से प्रकाशित किया जाने लगा। तो ये कुछ इसमें चेंजेस होने लगे, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, बहुत है इसके बारे में इतना, आगे देखते हैं। निम्न कथनों में से पढ़िए और कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरिद्वार का है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, दूसरा कथन क्या है, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए भी सही है, ए और बी दोनों क्या है यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, इसका आधार क्या था। तो इसका आधार क्या था भाई, भाषा था। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन जो अधिनियम था वो 1956 में लाया गया था और लागू किया गया था 31 अगस्त 1956 से। लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ था, 31 अगस्त 1956 से लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, पहला राज्य पुनर्गठन आयोग
तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1953 में, जिसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग, फजल अली इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ऐसा याद रखिए। क्लियर? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। वर्ष 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल से संबंधित कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु, ठीक है, ये हुआ करता था, किंतु अब संशोधित करके इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वाई.के. सिन्हा, वाई.के. सिन्हा, ठीक है। ये क्या है? देश के मुख्य सूचना आयुक्त। अगर हम बात करें राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड राज्य के हैं ना, कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए हैं? तो बहुत सिंपल, 2008 में हुआ था। 2008 में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? भुवन चंद्र खंडूड़ी, 12 मार्च 2008 को। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। सही उत्तर है यहाँ पर 12। अब आपको कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है भाई, है ना। तो जो मंत्री परिषद से संबंधित जो भी प्रावधान है, ठीक है, अगर हम केंद्र की बात करें तो अनुच्छेद 74 में है, ठीक है, ये तो केंद्र के लिए है। राज्य की बात करें अनुच्छेद 163 में ये प्रावधान है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है, इस 2003 में। कब लाया गया? 2003 में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था कि कुल सदस्य संख्या का, जैसे लोकसभा है, कुल निर्वाचित सदस्य संख्या है, उसका केवल 15% लोग ही मंत्री परिषद में क्या हो सकते हैं? शामिल। यानी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी वो कुल संख्या का 15% ही होगा, ऐसा कहा गया था, ठीक है। यहाँ पर और सेम यहाँ पर राज्यों के लिए भी 15%, बट यहाँ पर राज्यों के लिए एक और बात कही गई कि 12 से कम नहीं हो सकते हैं। और ध्यान रखना, ये जो 15% है ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। 2024 में इलेक्शन भी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ है? तो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत सालबाई संधि के दौरान, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है भाई, सालबाई की संधि जो हुई थी, ठीक है, वो किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य हुई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित, यहाँ पर कुछ चीजें हैं भाई, है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं, ठीक है। तो कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठभूमि अगर देखें तो इसकी शुरुआत होती है सूरत की संधि से,
ठीक है। तो सूरत गुजरात उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, ठीक है, बट हमारे देश का जो प्रशासन था वो कलकत्ता से चला करता था, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना। तो जो सूरत की संधि है उसे बंगाल के गवर्नर ने मानने से मना कर दिया था। तो इस वजह से ये आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये देखने को हमें मिलता है। इसी बीच में एक पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। इस पुरंदर की संधि में क्या होता है कि कलकत्ता सरकार के द्वारा सूरत की संधि को यहाँ पर मानने से इनकार कर दिया जाता है, और जिसके कारण वॉरेन हेस्टिंग ने कर्नल अपटन को पूना दरबार में भेजा और मराठों से पुरंदर की संधि कर ली गई, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग और मराठों के मध्य एक पुरंदर की संधि होती है। फिर उसमें भी कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं, जिसके चलते आगे फिर सालबाई की संधि, जो युद्ध होता है उसके बाद सालबाई की संधि होती है 17 मार्च 1782 को। ध्यान देना, 17 मार्च 1782 को। और इस संधि के द्वारा ही क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है, ठीक है। बाकी आप आंग्ल मराठा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बजट 2023-24 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? भाई इस टाइप के क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बजट 2023-24 की अगर जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें बजट 2023-24 में वित्तीय घाटा यानी राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर है 5.9%, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 5.9%। और अगर पिछले वर्ष की बात करें 2022-23 की बात करें तो यह 6.4% के आसपास था, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। जब ये पूछ लिया गया तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम एक और चीज देख लेंगे भाई कि राजस्व घाटा जो है वो कुल जीडीपी का 2.9% अनुमानित किया गया है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा या फिर वित्तीय घाटा 5.9% कुल जीडीपी का, ऐसे ही राजस्व घाटा 2.9% कुल जीडीपी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट से। इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का वर्ष 2022-23 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना है, ठीक है। तो कुछ चीजें पहले कि इस भारत का जो एचडीआई रैंक है वो कितनी है, 132 है, ठीक है। तो उसमें कुछ मान होते हैं ना, वो 1 से कम, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो भारत का जो मान है वो क्या है, 0.633। अब ये जो मानव विकास सूचकांक है ये कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 22 नवंबर 1965 को, ठीक है। मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछा जाए यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है, तो अगर इसका मुख्यालय देखें तो मुख्यालय इसका कहां है, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो वर्ष एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको याद रखना है, महबूब उल हक। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इन्होंने ही ये जो मानव विकास एचडीआई की संकल्पना है ये 1990 में लेकर आए हैं, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर और आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का, देखो उच्च गुणवत्ता का जो आउटपुट देगा वो भाई लेजर प्रिंटर ही देगा, ठीक है। सबसे फास्ट जो प्रिंटर है वो भी कौन सा है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ 38 क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो मतलब पोलराइज्ड
जो नहीं हो सकती हैं वो कौन सी हैं? ध्वनि तरंगे। बाकी ये जो तरंगे हैं ये पोलराइज हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट क्षेत्र जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं भाई, है ना, जिनके बारे में हम जो क्या है मत्स्य होता क्या है, ये जो मत्स्याखेट जो क्षेत्र होते हैं ये बनते कैसे हैं कि जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा, ठीक है, जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा आकर मिल जाती है तो वहां पर जो उपयुक्त दशाएं बनती है ना, वहां पर मत्स्य उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। जैसे कनाडा का जो पूर्वी किनारा है ना, वहां पर है ग्रैंड किनारा, ठीक है, ये है कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में। बट यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि यूरोप के उत्तरी सागर में, ठीक है, तो उत्तरी सागर में ये बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, डॉगर किनारा। ये कहां पर है? यूरोप के उत्तरी नॉर्थ सी में है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉगर किनारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। देखो कुछ व्यक्ति जैसे बद्रीदत्त पांडे, पीसी पंत, इन्होंने समय समय पर क्या कहा, यूपी के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे अलग से एक प्रशासनिक भाग बनाने की मांग करते रहे। किंतु अगर उस टाइम की कंडीशन अगर हम देखें तो वहां उस टाइम पर एक उत्तराखंड के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, गोविंद वल्लभ पंत, है ना, जीबी पंत। उन्होंने इस मांग को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक अभ्यर्थी 30% प्राप्त करने पर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, जबकि दूसरा 40% अंक पाने पर न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक पाता है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल जो पेपर है, टोटल मार्क्स है, वो हम अगर मान लेते हैं यहाँ पर x, ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि एक अभ्यर्थी 30% प्राप्त करने पर 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक अगर हम देखें, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो टोटल का 30%, यानी x का 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, अगर इतने प्राप्त होते हैं उसे तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैं इसमें अगर 5 जोड़ दूं तो पासिंग मार्क्स पता चल जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा 40% अंक पाने पर, तो यानी इसका 40, टोटल का 40% है ना, x का 40/100। अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक, तो जो पासिंग मार्क है उससे 10 अधिक है, तो मैं इसमें से 10 घटा दूं तो ये भी पासिंग मार्क हो जाएगी, ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, दोनों को क्या कर दूं, बराबर कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3x/10 + 5 = 4x/10 - 10, यही हो जाएगा। इसको इधर लेके चल जाओ, ठीक है, तो इधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4x में से 3x गया तो x/10 = कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर पता चल गई, x कितना है, 150। तो x क्या था भाई, टोटल मार्क था, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, या तो यहाँ x की वैल्यू रख दो चाहे यहाँ रख दो, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू रख देंगे तो 150 गुणा गया 30/100 + 5, 15 या 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। आंसर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 फ्रेंच 8 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जबकि 3 इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते। इन 15 व्यक्तियों में 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, कितने व्यक्ति फ्रेंच तथा इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं? तो 3 को तो हटा दो, है ना, 3 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं 15 व्यक्तियों में से, तो 12 व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। अब देखो आपने पढ़ा होगा NA यूनियन B, NA + NB - NA इंटरसेक्शन B।
ठीक है ना, ये केवल पढ़ने वालों की बात हो रही है, 3 को हटा दीजिए आप। ठीक है, तो Na यहाँ पर 7 प्लस 8 माइनस Na इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पढ़ने वाले कितने थे भाई, 3 तो कुछ नहीं पढ़ना है, तो पढ़ने वाले कितने बचे, 12 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 15 माइनस Na इंटरसेक्शन बी। Na इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, Na इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 यानी 3। आपका आंसर आ जाएगा 3। चलिए आगे देखते हैं। किसी वाणिज्य सम्मेलन की समाप्ति पर 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, तो वहां कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं। यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपने हाथ मिला दिया है ना, एक ही बार मिलाओगे भाई हाथ, है ना, 2 बार तो नहीं। एक आपने का गिफ्ट देने वाला क्वेश्चन, कि आपने एक को गिफ्ट दिया तो फिर उसने तुम्हें भी गिफ्ट दिया, है ना। तो 2 तरीके के क्वेश्चन। तो अगर कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रक्रिया केवल एक बार हो रही है, तो एक फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम कंडीशन यहां पर भी हो रही है, हाथ एक ही बार मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो n क्या है भाई, 10 है ना, तो 10 गुणा गया 9/2 यानी 90/2 यानी 45। सही उत्तर क्या है आपका, 45। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1996 में भारत का गणतंत्र दिवस शुक्रवार को, तो यहां पर देखिए 26 जनवरी 1996 को क्या था, शुक्रवार। तो 26 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। ठीक है, अब यहां पर देखें 96, 97, 98, 2000, 96 से 97। अब 96 को अगर हम देखें तो लीप ईयर है, फरवरी यहाँ पर काउंट हो रही है, तो एक्स्ट्रा डेज अगर हम देखें यहाँ पर इस साल में कितने अतिरिक्त दिवस बनेंगे, 2। ठीक है, यहाँ पर 1 तो +1, नॉर्मल ईयर है यहाँ पर +1, यहाँ पर अगर 99 से 2000 के बीच में देखें तो +2, यहाँ पर देखें तो नॉर्मल ईयर +1 और यहाँ पर देखें तो +1। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2, 3, 4, 6 और 2, 8। ठीक है, इसको 7 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए और शेष देखिए, शेष कितना बचता है, 1। तो इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि एक कूट भाषा में प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 PRIVATE इसको लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और दूसरा क्या लिखा है RISK 2 3 9 8। तो RIVETS को कैसे लिखा जाएगा, तो R को 2, I को 3, V को 4, E को 7, T को 6 और S को 9, है ना। तो 2 3 4 7 6 9, 2 3 4 7 6 9, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भिन्न के अंश एवं हर में 5 घटाने पर, मान लेते हैं भिन्न क्या है आपकी x/y है, तो क्या पूछा गया है, अंश और हर में 5 घटाने पर x - 5 y - 5, तो रेशियो 1/2 हो जाता है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी 2x - 10 = y - 5, यानी 2x - y = 5। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। दूसरा क्या है, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, यानी x + 2 और y + 2 = 2/3, यही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3x + 6 = यानी 3x - 2y = -2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, है ना। 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 2y = 10 हो जाएगा। इसको मान लीजिए अब फर्स्ट,
तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए आपस में, ठीक है। इसको घटा दोगे, इन दोनों को घटा दिया आपने, तो 4x में से 3x घटाओगे तो 1x आएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये प्लस 10 है और ये माइनस है, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 12 आ जाएगी तो y की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर x कहाँ पर है 12, ये सीधा सीधा आंसर आ गया आपका, है ना, 12/19। y की वैल्यू निकाल लीजिए, 19 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शशि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। तानिया शशि से 25% अधिक दक्ष है। इसी कार्य को तानिया कितने दिनों में पूर्ण करेगी। अब यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए। क्षमता की बात करें अगर, क्षमता और कार्य का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। 25% अधिक क्षमता है तो 25% कम दिनों में काम कर लेगी भाई, है ना। तो 20 दिनों का 25% क्या होगा, 4, घटा दीजिए 20 में से 4, कितना आ जाएगा 16। ये समझ में आया ना। क्षमता क्या होती है, कार्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी अगर क्षमता ज्यादा होगी तो, सॉरी कार्य का नहीं, समय, कार्य को करने में लिए गए समय में, ठीक है। तो क्षमता का समय के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेशन है ना। जितनी अधिक क्षमता होगी उतना कम समय लगेगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना, आप ध्यान। और क्षमता का कार्य के साथ कैसा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना। तो वही बहुत सिंपल सी बात है कि अगर क्या है, क्षमता अगर क्या है ज्यादा है तो दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे, है ना। तो सिंपल आपने क्या कर दिया, 20 का 25% निकाला, कितना हो गया 4 आता है, उसको घटा दीजिए 20 दिनों में से, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें कि दिखाए गए चित्र में त्रिभुज और वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे फिगर को 4 छोटे छोटे बॉक्स में यहाँ पर तोड़ दीजिए। तो एक छोटे बॉक्स में इसमें 8 त्रिभुज होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे, ठीक है ना। यानी 32 ट्रायंगल आपको काउंट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं। कैसे करेंगे काउंट, 1 2 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाए। मैंने काउंटिंग फिगर की जो वीडियो है वो यहाँ पर रीजनिंग वाला एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर डालिए, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अब इन दोनों फिगर को देखेंगे तो यहाँ और यहाँ पर 2 मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों फिगर को देखेंगे तो यहाँ मीटिंग पॉइंट है। इन दोनों फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है। इन दोनों फिगर को देखेंगे तो यहाँ और यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी है। तो कितने पॉइंट बने, 1 2 3 4 और 4 8, 8 तो ये हो जाएंगे। अब इस बेस को पकड़कर देख लीजिए तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, ऐसे ही एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये उल्टा वाला बनेगा। तो 4 ये हो गए। तो 32 और 8 40 और 4 44, ठीक है ना। तो यहाँ पर 44 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आंसर भी हमें पता चल जाएगा और 10 वर्ग ही होंगे भाई, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, काउंटिंग कर लेना आप। चलिए आगे देखते हैं। 3:30 पर समय पर घड़ी की 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो एंगल बराबर क्या होता है, 30h माइनस 11/2m। 30 गुणा गया 3 माइनस 11/2 गुणा गया 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90 माइनस 15 165। बड़े में से छोटे को घटाओगे माइनस आएगा 75, माइनस 75, मॉड हटा दो तो 75 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राहुल स्थान ए से 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है। मान लीजिए स्थान ए है, स्थान ए है, यहाँ से 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है। वहां से बाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद, यहां से बाएं मुड़ा, जब फेस नीचे को है तो लेफ्ट इधर को होगा, 25 मीटर इधर चला,
25 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़कर 24 मीटर चलता है। जब ये 18 है तो 24 ज्यादा बड़ा होना चाहिए। फिर से बाएं मुड़ा तो 24 मीटर चलता है। इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 17 मीटर चलता है, 17 मीटर चलता है। ठीक है, 25 से छोटा होना चाहिए। स्थान बी पर पहुंच जाता है, ये स्थान बी है। इस समय वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दूरी अगर देखें तो ये है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो ये चीजें हमें, देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम तो लगानी पड़ेगी। पहले तो दिशा की बात करें तो दिशा हमें मिल जाएगी, क्या होगी, उत्तर पूर्व की ओर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर पूर्व कहाँ पर है, ये है। तो ये आंसर तो वैसे भी हमें यहाँ पर मिल गया, बट फिर भी निकाल लेते हैं, है ना। अगर ये 17 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। 17 है तो 8 होगा भाई, यहाँ तक 17, यहाँ तक 25, तो ये 8। अभी देखो ये 18 है, ये 24 है, तो यहाँ तक 6। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू, इससे मान लीजिए x, तो x स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100, x स्क्वायर इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू √100 यानी 10 मीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया 10। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आरओ की जो प्रश्न श्रृंखला है या फिर प्रैक्टिस सेट है, ये आगे भी जारी रहेगी। साथ ही साथ हमने कुछ ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रखे हैं, तो जिसे भी बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिए। हाँ, कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं भाई, है ना, कि बैच का नोटिफिकेशन आया नहीं है वगैरह वगैरह। तो देखो, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 महीने के समय अंतराल में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 3 महीने में अगर आप एग्जाम निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, कि अगर कल ही नोटिफिकेशन आए, प्रिपरेशन करने के लिए समय चाहिए होता है ना। और बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से इस वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। तो जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन, तो आप इंतजार करिए। ठीक है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन तैयारी स्टार्ट करिएगा। ठीक है, सबको अपने बारे में पता रहता है किसकी तैयारी कितनी है। ठीक है ना। बाकी जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कौन से क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से है। ठीक है, यूकेपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बाकी ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी लोग समझदार है ना। तो चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो प्रैक्टिस सेट है इसकी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, बाकी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।